बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। पहला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के संबंधवाद के अनुसार यदि किसी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध के साथ एक संतोषजनक अवस्था जुड़ी होती है तो उस संबंध की शक्ति बढ़ जाती है। यह नियम जो है सीधे तौर पर निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है। तो ये जो नियम है सीधे तौर पे जो कौन सी जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है उसको सुदृढ़ करती है, ये स्ट्रॉन्ग करती है, उसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभाव का नियम। ये जो है प्रभाव के जो नियम है उसको सुदृढ़ करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभाव का नियम। प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब एक बच्चा अपनी मौजूदा मानसिक संरचनाओं में अपनी जो मौजूदा जो मानसिक संरचना है उन संरचनाओं में नई जानकारी को समाहित करने में असमर्थ होता है, जो नई जानकारी उसको समाहित करने में क्या है, असमर्थ है, और एक संज्ञानात्मक असंतुलन का अनुभव करता है, तो असंतुलन बहाल करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है। इसमें बताना है कि कंडीशंस दिया गया कि जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसके अनुसार जब एक बच्चा अपनी जो मौजूदा मानसिक संरचना है उस संरचना में नई जानकारी ऐड करना चाहता है, लेकिन क्या है कि वो करने में, समाहित करने में क्या असमर्थ होता है और एक संज्ञानात्मक असंतुलन का अनुभव करता है। तो जो क्या है संज्ञानात्मक असंतुलन है उसका अनुभव करता है। तो इस संतुलन बहाल करने की, मतलब जो दो संतुलन बहाल करने की लिए उसे क्या करना पड़ता है। तो जो ये संतुलन है इसको बाहर करना, मतलब संतुलन स्थापित करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयोजन। संयोजन जिसमें क्या होता है, जो अपनी जो मौजूदा मानसिक संरचना है उसमें नई जानकारी को ऐड करता है तो क्या होता है, संयोजन में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, बांडुरा के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत में वह कौन सी आवश्यक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक शिक्षार्थी किसी मॉडल के व्यवहार को देखकर उसे अपनी स्मृति में प्रतीकात्मक रूप से कुटबद्ध करता है ताकि भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके। इसमें बताने की जो बांडुरा के जो सामाजिक शिक्षण सिद्धांत है उसके अनुसार वह कौन सी जो आवश्यक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, एक शिक्षार्थी या जो स्टूडेंट्स है या छात्र है किसी मॉडल के व्यवहार को देखकर उसे अपनी स्मृति में प्रतीकात्मक रूप से कुटबद्ध करता है। मतलब यहाँ पे स्मृति, मतलब जो क्या करे उसको स्मृति, मतलब अपने जो स्मृति है उसमें उसको याद करके रख ले रहा है। तो इस कंडीशंस को बोला जाता है प्रतिधारण प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिधारण प्रक्रिया। प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के परंपरागत स्तर के अंतर्गत, जो है कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास सिद्धांत है उसके परंपरागत स्तर के अंतर्गत, कौन सा स्तर, परंपरागत स्तर के अंतर्गत चौथे चरण। तो चौथे चरण कौन सा होता है, एक होता है पूर्व परंपरागत स्तर और दूसरा जो होता है परंपरागत स्तर। तो ये जो परंपरागत स्तर है और तीसरा होता है उत्तर परंपरागत स्तर। तो जो ये परंपरागत स्तर के जो चौथे चरण कौन सा है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का अभिविन्यास। इसमें जो है नैतिक निर्णय मुख्य रूप से किस पर आधारित होते हैं। तो जो ये चौथे चरण है इसमें जो नैतिक निर्णय है ये मुख्य रूप से किस पे आधारित होते हैं उसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का जो अभिविन्यास है चौथे चरण, इसमें नैतिक निर्णय मुख्य रूप से किस पर आधारित होते हैं। इसमें जो है सामाजिक नियम हो गया, समाज का जो नियम हो गया, कर्तव्य हो गया और कानूनी का या कानून का पालन करने पर ये आधारित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, मैस्लो के पद अनुक्रम सिद्धांत के अनुसार जब एक व्यक्ति की शारीरिक और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो वह पदानुक्रम में अगली किस आवश्यकता की संतुष्टि के लिए प्रेरित होती है। तो ये जो आवश्यकता से संबंधित जो यहाँ पे दिया गया है, यदि किसी जो व्यक्ति की शारीरिक और जो सुरक्षा संबंधी जो आवश्यकता है वो पूर्ण हो गया या पूरी हो गया तो उस कंडीशंस में आगे की जो पदानुक्रम में अगली किस आवश्यकता की संतुष्टि के लिए प्रेरित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संबंधता और प्रेम की आवश्यकता है। तो उसको जो है संबंधता हो गया और प्रेम की आवश्यकता के लिए वो संतुष्टि के लिए प्रेरित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में
यदि अनुबंधित उद्दीपक के पद बार बार स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत न किया जाए तो अनुबंधित जो अनुक्रिया है का धीरे धीरे कम होना और अंततः समाप्त हो जाना क्या कहलाता है। यहाँ पे बताने की जो पाउल और जो मनोवैज्ञानिक है उसके जो शास्त्रीय अनुबंधन है उसमें, तो जो इस शास्त्रीय अनुबंधन इसका जो सिद्धांत है उसमें क्या है, यदि जो अनुबंधित उद्दीपक के पद जो है बार बार जो यदि जो अनुबंधित जो उद्दीपक के बाद मतलब जो ये अनुबंधित उद्दीपक है उसके बाद यदि बार बार जो स्वाभाविक उद्दीपक है प्रस्तुत न किया जाए, उसको प्रस्तुत न किया जाए तो अनुबंधित जो अनुक्रिया है का वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है और अंततः क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। तो इस कंडीशंस को क्या कहा जाता है, तो इस कंडीशंस को कहा जाता है विलोपन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलोपन। प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक 6 वर्ष का बच्चा है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रवेश पा चुका है। आपकी क्लास में एक जो है 6 वर्ष का बच्चा है जो आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग वो क्लास में प्रवेश पा चुका है, मतलब एडमिशन ले चुका है, लेकिन वह तंत्रिका परिपक्वता की धीमी गति के कारण अन्य बच्चों की तुलना में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल मतलब जैसे पेंसिल पकड़ना, तो जो पेंसिल पकड़ना जैसे एक्टिविटी क्या हो जाएगा, ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण हो जाएगा, में पीछे है। मतलब वो बच्चा क्या है, अन्य बच्चों की तुलना में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में पीछे है, मतलब पेंसिल पकड़ने जैसे क्लास जो 6 वर्ष का बच्चा है और क्लास लगभग 1 में एडमिशन लिया है ना, 6 वर्ष का बच्चा क्लास 1 में आएगा। अब ये बच्चा जो है पेंसिल पकड़ना मतलब जो है लिखना वगैरह नहीं सीखा है या पेंसिल पकड़ना नहीं सीखा है, तो उस कंडीशंस में बताने की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में एक शिक्षक के रूप में आपका सबसे उपयुक्त निर्णय क्या होगा। मतलब जो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अकॉर्डिंग जो है आप क्या है, मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में एक शिक्षक के रूप में आपका सबसे उपयुक्त निर्णय क्या होगा। मतलब आप टीचर हैं उस कंडीशंस में आप क्या डिसीजन लेंगे, ऐसा टाइप का जो कंडीशन है। तो ऑप्शन ए में दिया है बच्चे को विशेष विद्यालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश करना, तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये आरटी एक्ट या जो राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, ये क्या करता है, ये जो समावेशी शिक्षा जो है सभी बच्चों को एक साथ या एक ही क्लास में शिक्षा देने की बात करता है, तो ये ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। बी में क्या दिया है, बच्चे पर दबाव डालना कि वह बाकी बच्चों की गति से सीखे, अन्यथा उसे कक्षा में पीछे बैठा दिया जाएगा, तो बी भी उचित नहीं है। सी में दिया है विकासात्मक तत्परता को स्वीकार करते हुए, जो विकासात्मक तत्परता है उसको स्वीकार करते हुए खेल आधारित और अनुभवात्मक गतिविधियों के माध्यम से उसके जो गत्यात्मक कौशल है उसको धीरे धीरे संवर्धित करना या बढ़ाना। ये जो ऑप्शन सी ठीक दिख रहा है। डी में क्या दिया है, उसे लेखन कार्य से पूरी तरह मुक्त कर देना और केवल मौखिक मूल्यांकन पर ध्यान देना, तो डी भी उचित नहीं है। तो इसमें सबसे उचित विकल्प कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ये यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाल विकास मानकों के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो जो यूनिसेफ हो गया और जो WHO है उसके बाल विकास जो मानक है उसके संदर्भ में सही कथन का चुनाव करना है। कथन के दिया है, प्रारंभिक बाल अवस्था विकास में पोषण और स्वास्थ्य दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभिक बाल विकास में क्या होता है, जो पोषण हो गया और स्वास्थ्य दोनों क्या होते हैं, समान रूप से महत्वपूर्ण होता है, तो जो कथन के सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में के नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास केवल आनुवंशिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है, तो जो कथन एल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ये संज्ञानात्मक विकास है केवल आनुवंशिक कारक नहीं बल्कि जो आनुवंशिक कारक हो गया और जो आनुवंशिक कारण हो जाएगा और वातावरण, ये दोनों पर आधारित होता है, ना कि केवल आनुवंशिक कारक पे। तो जो ये संज्ञानात्मक विकास जो है आनुवंशिक कारक हो गया और वातावरण दोनों पे आधारित होते हैं या निर्धारित होते हैं, ये दोनों पे निर्भर रहते हैं, तो जो कथन एल गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में एल है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है, तो ए और डी भी हट जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है, सुरक्षित और उद्दीपक वातावरण तंत्रिका परिपक्वता को
सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो जो कथन एम सही हो जाएगा कि जो सुरक्षित और यदि क्या हो, ये सुरक्षित और उद्दीपक वातावरण हो तो उस कंडीशंस में क्या है, जो तंत्रिक जो परिपक्वता है उसको सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो जो कथन एम ये सही हो जाएगा। इसका जो है कथन एन दिया है, मानव विकास सूचकांक या HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शिक्षा की अवधि और जीवन प्रत्याशा शामिल है। तो जो कथन एन सही हो जाएगा कि जो ये मानव विकास सूचकांक है उसमें शिक्षा की अवधि हो गया और जो जीवन प्रत्याशा ये दोनों शामिल है। तो जो कथन एन सही हो जाएगा। इसका जो है कथन ओ दिया है, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बच्चों की सहभागिता के अधिकार को मान्यता नहीं देता है। तो जो कथन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये बाल अधिकारों पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है बच्चों की जो सहभागिता है, सहभागिता के जो अधिकार है उसको मान्यता देता है, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है। तो जो कथन हो गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से कथन सही हो रहा है, कथन के, एम और एन। के एम एन सही हो रहा है, के एम और एन जो ऑप्शन बी में दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें कथन के, एम और एन सही है। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पे जो NEP हो गया, NEP 2020 और जो RT एक्ट हो गया, RT एक्ट 2009, इसके अकॉर्डिंग जो है कौन कौन सी जो कथन सही हैं उस सही कथन की चुनाव करना है। पहला कथन दिया कि नई शिक्षा नीति में 5-3-3-4 की नई पाठ्यचर्या संरचना का प्रस्ताव है। तो जो कथन कैसे हो जाएगा कि जो NEP है या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें क्या प्रावधान है, 5+3+3+4। मतलब यहाँ पे जो ये 5+ है तो इसमें जो है प्री प्राइमरी प्लस क्लास 2 तक का ऐड है। प्री प्राइमरी मतलब हो जाएगा इसमें जो 3 साल तक का है प्री प्राइमरी का हो जाएगा, जिसमें नर्सरी से लेकर UKG तक का प्रावधान रहता है, या नर्सरी से लेकर ये जो है KG2 तक का। उसके बाद जो बच जाएगा 2 तो हो जाएगा क्लास 2 तक का प्रावधान हो गया, और ये 3 ये क्लास 2 तक हो गया, तो ये 3 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 5 क्लास तक का हो गया। फिर ये 3 कितना हो जाएगा, 8 क्लास तक का, और 8 और ये कितना हो जाएगा 4, मतलब 12 क्लास तक का, 12वीं तक का। पहले क्या होता था, ये 10+2 होता था, अब ये क्या हो गया, ये 5+3+3+4 हो गया। ये प्रावधान है। तो जो कथन के सही हो जाएगा। जिसमें के नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। इसका जो है कथन एल दिया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम या जो RT एक्ट 2009 है या शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करता है। तो जो कथन एल सही हो जाएगा कि जो RT एक्ट है या जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करता है। तो जो कथन के एल ये सही है। जिस ऑप्शन में एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन डी में नहीं है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या जो है NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मातृभाषा में शिक्षा देने को पूरी तरह प्रतिबंधित करती है। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा, कि जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये जो है विशेष प्रावधान किया गया है कि मातृभाषा में जो है जो प्राइमरी लेवल पे या जो प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा अनिवार्य की बात करती है, लेकिन यहाँ पे प्रतिबंधित की बात बोला जा रहा है। तो जो कथन एम ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसका जो है कथन एन दिया है, सतत और व्यापक मूल्यांकन बाल अनुकूल अधिगम वातावरण का समर्थन करता है। तो जो कथन एन सही हो जाएगा कि यदि सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है उसको बढ़ावा दे रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो बाल या जो बच्चों के अनुकूल अधिगम वातावरण का समर्थन करता है। तो जो कथन एन है ये सही हो जाएगा। उसका जो है कथन ओ दिया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित है। तो जो कथन हो ये भी सही हो जाएगा। जो RT एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो प्राइवेट स्कूल है उसमें 25% जो सीट क्या रहता है रिजर्व रहता है। तो जो कथन हो ये सही हो जाएगा। इसमें जो है कथन के, एल, एन और ओ सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के वैज्ञानिक अन्वेषण के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। कथन के दिया है, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य कक्षा की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना है। तो जो कथन के सही हो जाएगा कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कक्षा की जो व्यवहारिक समस्या है उन समस्याओं का क्या करना है, समाधान करना है।
तो जो कथन के सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में के नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है, बच्चों का विकास जो है हमेशा रैखिक होता है और इसमें जो है कभी उतार चढ़ाव नहीं होते हैं। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का विकास रैखिक नहीं होता है। क्या होता है? वर्तुलाकार होता है। कि जो कथन जो एल है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का विकास जो है वर्तुलाकार होता है और इसमें उतार चढ़ाव होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है बोला जा रहा है। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में एल है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है, तो ए और डी को भी हटा देंगे। उसका जो है कथन एम दिया है, परिपक्वता एक जैविक प्रक्रिया है जो सीखने के अवसरों से पूरी तरह स्वतंत्र होती है। तो कुछ महीने में या आंशिक रूप से ये सही हो सकता है यदि ऑप्शन में रहेगा तो, लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे पूरी तरह से स्वतंत्र है बोला जा रहा है। उस कंडीशंस में इसको हम लोग गलत कर सकते हैं, तो ये जो कथन एम गलत हो जाएगा। उसका जो है कथन एन दिया है, अंतः विषय दृष्टिकोण बाल विकास की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। तो ये जो कथन एन सी हो जाएगा कि जो अंतः विषय जो दृष्टिकोण है बाल विकास की जो जटिलता है उन जटिलताओं को समझने में मदद करता है। तो जो कथन एन ये सही हो जाएगा। इसका जो कथन ओ दिया है, विकास की गति और प्रतिमान सभी बच्चों में पूरी तरह एक समान होते हैं। तो जो कथन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ये प्रतिमान है, ये प्रतिमान क्या होता है? ये क्रमिक दिशा में होता है। प्रतिमान जो है एक क्रमिक दिशा में होता है, मतलब ये जो क्रमिक दिशा मतलब एक समान हो सकता है। जो प्रतिमान है ये एक क्रमिक दिशा में होता है। जैसे सिर से पैर की ओर विकास, तो सिर से पैर की ओर विकास हो रहा है तो क्रमिक दिशा में हो रहा है प्रतिमान। लेकिन जो विकास की जो गति है व्यक्तिगत भिन्नता या अलग अलग बच्चों में क्या होती है? ये डिफरेंस होती है, ना कि समान। तो जो कथन हो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से कथन सही हो रहे हैं? कथन के और कथन एन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल कथन के और एन सही है। प्रश्न है, सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों का मिलान कीजिए। सिद्धांत और उनके प्रतिपादक दिए गए। सूची 1 जिसमें सिद्धांत हो गया और सूची 2 उसमें प्रतिपादक है, इसको सही सम्मिलित करना है। सूची 1 में है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो जो है ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? इस सिद्धांत का प्रतिपादक है वैगोत्स्की। ये एक हो जाएगा 2, जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसकी प्रतिपादक जो है वैगोत्स्की है, एक हो जाएगा ये 2। उसके बाद बी में दिया है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। तो जो है ये मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, इस सिद्धांत को किसने दिया है? तो इस सिद्धांत को दिया है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है ये एरिक्सन का है। तो ये बी का हो जाएगा 4, एरिक्सन। इसका जो है सी में दिया है अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत। तो जो ये अंतर्दृष्टि अधिगम का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादक है कोहलर। ये सी का हो जाएगा 3, कोहलर। सी का 3, कोहलर। इसका जो है ये डी में दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने। तो डी का हो जाएगा 1, कोहलबर्ग। ए का हो जाएगा 2, ऑप्शन सी में नहीं है, सी हटा देंगे। ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, इसमें जो है बी सी डी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ए का हो जाएगा 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, बाल विकास की संस्थाओं और उनके मुख्य क्षेत्रों का सुमेलन कीजिए या मिलान कीजिए। तो जो है बाल विकास की संस्था हो गई ये सूची 1 में, और सूची 2 में उनके मुख्य क्षेत्र क्या है वो हो गया, ये सूची 2 है। सूची 1 में जो बाल विकास की संस्था हो गया और सूची 2 उसमें उनके मुख्य क्षेत्र है वो हो गया। सूची 1 में है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो जो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, तो जो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है, तो इसकी जो मुख्य क्षेत्र क्या है? इसके मुख्य क्षेत्र ये है कि वैश्विक स्वास्थ्य और पोषण मानक। जो वैश्विक स्तर पे जो स्वास्थ्य हो गया और पोषण का जो मानक है वो मानक स्तर ये निर्धारित करने का काम WHO करता है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन। ए का हो जाएगा 2, ए का 2। इसके बाद बी में दिया संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, तो इसकी जो मुख्य क्षेत्र क्या होता है? इसकी मुख्य क्षेत्र होता है बच्चों का कल्याण हो गया और आपातकालीन सहायता प्रदान करने का काम। तो बी का हो जाएगा 3, बी का 3 हो जाएगा बच्चों का कल्याण और आपातकालीन सहायता। इसका जो है ये सी में दिया है मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये जो है मानव विकास सूचकांक, इसकी जो है कार्य क्षेत्र क्या होता है? ये मुख्य क्षेत्र क्या होता है? तो इसकी जो मुख्य क्षेत्र होता है ये जीवन स्तर और शैक्षिक जो उपलब्धि है उसका मापन करने का काम। तो जो ये जीवन स्तर हो गया, ये जीवन प्रत्याशा हो गया, और जो शैक्षिक उपलब्धि है
उसका मापन करने का काम ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा होता है। तो सी का हो जाएगा 4, सी का 4। उसके बाद जो है डी में दिया है बाल अधिकार अधिनियम। बाल अधिकार अधिनियम, तो इसकी जो मुख्य क्षेत्र क्या है, इसकी मुख्य क्षेत्र है बच्चों के जो अधिकार है, अधिकारों का कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। तो डी का हो जाएगा 1, डी का 1। ए का 2, ए का 2 ऑप्शन सी में नहीं है, और सॉरी ऑप्शन ए में नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। तो ऑप्शन बी बस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें ए का 2 और बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है शिक्षा शास्त्र की अवधारणाओं और उनकी विशेषताओं का मिलान कीजिए। तो जो है शिक्षा शास्त्र की जो अवधारणा होंगे, कंसेप्ट और उनकी विशेषता क्या है, उनको सही सम्मेलन करना है। सूची 1 जिसमें क्या दिए गए है, जो शिक्षा शास्त्र की अवधारणा ये कंसेप्ट हो गया, और सूची 2 उसमें मुख्य विशेषता दिए गए हैं। तो सूची 1 में है प्रगतिशील शिक्षा। तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है, तो ये प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता ये है कि करके सीखना और लोकतांत्रिक मूल्य का, जो लोकतांत्रिक मूल्य है उसकी बढ़ावा देना और करके सीखना, ये क्या होता है, ये प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता होता है। एक हो जाएगा ये 3, करके सीखना और लोकतांत्रिक जो मूल्य है उसको बढ़ावा देना, तो एक हो जाएगा 3। इसके बाद बी में दिया है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या है, तो समावेशी शिक्षा की विशेषता है बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को समान अवसर देना। तो जो है बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को समान अवसर देना ही क्या है, ये समावेशी शिक्षा। तो वी का हो जाएगा 4, वी का 4। इसका सी में दिया है रचनावादी शिक्षा। तो रचनावादी शिक्षा की विशेषता क्या है, इसमें क्या होता है, ज्ञान का निर्माण क्या होता है, सक्रिय होता है। यह ज्ञान का जो है सक्रिय निर्माण होता है किसमें, रचनावादी शिक्षा में। ये सी का हो जाएगा 1, सी का 1। उसके बाद डी में दिया है बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बच्चों के जो रुचि हो गया और अनुभव है उसको प्राथमिकता देना। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की जो रुचि हो गया और उसकी जो अनुभव है उसको प्राथमिकता देना ही क्या है, ये बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसकी विशेषता है। तो डी का हो जाएगा 3, सॉरी डी का क्या हो जाएगा इसमें, बी, ये डी का हो जाएगा 2, डी का 2 हो जाएगा। ए का हो जाएगा 3, ए का 3। तो ऑप्शन जो है ये बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो ये ऑप्शन ए बस में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है मनोवैज्ञानिकों और उनके प्रयोगों के मुख्य घटकों का मिलान कीजिए। तो जो सूची 1 इसमें मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं और सूची 2 में उसकी जो प्रयोग है उसको दिए गए है। सूची 1 में है पवलाव। तो पवलाव की जो है ये प्रयोग या उसकी जो प्रयोग क्या था, तो पवलाव ने प्रयोग क्या किया था, लार ग्रंथि और घंटी। जो है लार ग्रंथि और जो घंटी है उसका प्रयोग किसने किया था, पवलाव ने। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3। उसके बाद जो है बी में दिया थार्नडाइक। तो थार्नडाइक ने क्या प्रयोग किया था, तो इन्होंने प्रयोग किया था जो पहली बॉक्स हो गया और बिल्ली का प्रयोग किया था। तो वी का हो जाएगा 1, वी का 1। इसके बाद सी में दिया बंडूरा। तो बंडूरा ने क्या प्रयोग किया था, तो बंडूरा ने प्रयोग किया था पोलो जो डॉल हो गया और जो प्रतिरूपण हो गया उसका प्रयोग किया था। तो सी का हो जाएगा ये 2। इसके बाद डी में दिया स्किनर। तो स्किनर ने क्या प्रयोग किया था, स्किनर ने प्रयोग किया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन और चूहा का प्रयोग किया था। तो ये डी का हो जाएगा 4, डी का 4। ए का 3, ए का 3 ऑप्शन ए में नहीं है, बी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। तो ये ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए का हो जाएगा 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों को उनके जो है सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा ये संवेदी पेशी की व्यवस्था। और ये जो संवेदी पेशी की व्यवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक की होती है। ये संवेदी पेशी की व्यवस्था ये जन्म से 2 वर्ष की आयु तक की होती है। उसके बाद जो है संवेदी पेशी जो अवस्था है इसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितनी वर्ष की होती है, 2 से 7 वर्ष की आयु में। ये हो जाएगा सेकेंड नंबर पे, ये हो जाएगा आर वाला पहले पे, इसके बाद पी वाला दूसरे नंबर पे। ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद तीसरी अवस्था आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष की आयु तक की होती है, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और फिर जो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 11 वर्ष या इससे अधिक आयु तक का, मतलब जो ये 11 वर्ष या उसके अधिक आयु से ही स्टार्ट होता है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हो जाएगा चौथे नंबर पे और अंतिम होती है। तो इसमें जो है पहले नंबर पे आ जाएगा ये आर और उसके बाद दूसरे नंबर पी
और तीसरे नंबर पे क्यू और लास्ट में हो जाएगा एस। शुरू में आर, तो जिस ऑप्शन में आर नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। आर के बाद पी, आर के बाद पी, तो ये ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। और पी के बाद क्यू, उसके बाद एस, तो ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा के नए संगठनात्मक ढांचे के चरणों को प्रारंभिक से उच्च स्तर के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो है ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो उसका स्ट्रक्चर है, उसमें जो चरण है उसकी जो प्रारंभिक से लेकर उच्च स्तर के जो सही अनुक्रम क्या होनी चाहिए उसको बताना है। तो इसमें जो है प्रारंभिक स्तर में क्या हो जाएगा, ये जो बुनियादी चरण, तो ये बुनियादी चरण हो जाएगा पहले नंबर पे, बुनियादी चरण जो जिसमें क्या हो जाएगा 5+3+3+4। ये जो 5 मतलब क्या हो जाएगा बुनियादी चरण हो जाएगा, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, बुनियादी चरण के बाद प्रारंभिक चरण, मतलब ये हो जाएगा ये 3 वाला, ये हो जाएगा प्रारंभिक चरण दूसरे नंबर पे। प्रारंभिक चरण के बाद तीसरे नंबर पे क्या होगा, मध्य चरण, मध्य चरण मतलब हो जाएगा ये 3 वाला, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। फिर होगा माध्यमिक चरण, तो माध्यमिक चरण मतलब हो जाएगा ये 4 वाला, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। शुरू में हो जाएगा ये बुनियादी चरण क्यू, उसके बाद प्रारंभिक चरण एस, और उसके बाद जो है मध्य चरण पी, और लास्ट में हो जाएगा माध्यमिक चरण, तो हो जाएगा आर। शुरू में क्यू, जिस ऑप्शन में क्यू नहीं है उसको हटा देंगे, तो ऑप्शन डी में नहीं है, डी हट जाएगा। क्यू के बाद एस, तो क्यू के बाद एस, सी में नहीं है, सी हट जाएगा। और एस के बाद पी, एस के बाद पी, तो ये ऑप्शन ए में नहीं है, तो ये हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुरू में हो जाएगा क्यू एस पी आर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, अल्बर्ट बांडुरा के अवलोकनात्मक जो अल्बर्ट बांडुरा हो गया, अल्बर्ट बांडुरा के जो अवलोकनात्मक अधिगम के 4 मुख्य चरणों को सही तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा ये अवधान, हो जाएगा अवधान ही हो जाएगा पहले क्रम पे। तो अवधान में क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को या किसी विषय के बारे में क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, स्मृति कर रहे हैं, तो ये जो अवधान में क्या करते हैं, ये जो चीज़ें हैं जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, ज्ञान है उसको सीख रहे हैं, तो उसको हम जो है अवधान में उसको ध्यान से देखा जाता है या उसको सीखा जाता है, तो हो जाएगा पहले नंबर पे अवधान। अब दूसरे नंबर पे क्या होता है, ये प्रतिधारण। तो प्रतिधारण में क्या करते हैं, जो यहाँ पे जो ध्यान से देखे हैं या जो सीखे हैं उसको स्मृति मतलब याद रखे रहते हैं, तो हो जाएगा प्रतिधारण मतलब उस चीज़ को याद करना, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे स्मृति या याद करना। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे क्या होता है, पुनरुत्पादन। पुनरुत्पादन मतलब जो यहाँ पे जो प्रतिधारण किए हैं, जो उसको स्मृति में रखे हैं, उसको बार बार रीजन करना या उसको बार बार याद करते रहना, तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और फिर जो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब जो कैसे, जैसे क्या है कि यहाँ पे जैसे जो हम स्मृति में अपने रखे हैं उसको भूल रहे हैं या उस चीज़ को भूल रहे हैं, या हमारे जो माइंड से या जो स्मृति से क्या हो रहा है, ये मतलब अलग अलग हट रहा है या भूल रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है उसको मोटिवेट करके या अभिप्रेरित करके उस चीज़ को बनाए रखते हैं, मतलब उसको स्मृति में बनाए रखते हैं, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे अभिप्रेरणा। ये शुरू नंबर पे हो जाएगा क्यू, उसके दूसरे नंबर पे पी, तीसरे नंबर पे एस और लास्ट में हो जाएगा आर। शुरू में क्यू, जिस ऑप्शन में क्यू नहीं हटा देंगे, ये ऑप्शन बी में नहीं है, बी हट जाएगा, और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। ई के बाद पी, की के बाद पी, तो ए और सी दोनों में है। पी के बाद एस, तो पी के बाद एस ऑप्शन ए में नहीं है, तो ये हट जाएगा। और इसके बाद आर, तो ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, मानव विकास की विकासात्मक अवस्थाओं को उनके प्रकट होने के सही समय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो है पहले क्रम पे क्या आ जाएगा, ये प्रसव पूर्व अवस्था, तो ये जो है प्रसव पूर्व अवस्था ये पहले क्रम पे आ जाएगा। इसमें जो 5 दिए उसमें से पहले क्रम पे ये प्रसव पूर्व अवस्था हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पहले नंबर पे। प्रसव पूर्व अवस्था के बाद इसमें क्या हो जाएगा, ये शैशवावस्था वाला आ जाएगा दूसरे नंबर पे, शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद जो कौन सा अवस्था आ जाएगा, ये पूर्व बाल्यावस्था, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था के बाद उत्तर बाल्यावस्था, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। और फिर लास्ट में इसमें आ जाएगा ये किशोरावस्था, तो हो जाएगा 5वें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा इसमें टी, उसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा क्यू, तीसरे नंबर पे हो जाएगा एस, चौथे नंबर पे हो जाएगा पी, और 5वें नंबर पे हो जाएगा आर। शुरू में टी, जिसमें टी नहीं हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है। टी के बाद क्यू, टी के बाद क्यू, तो ये सी में नहीं है, सी हट जाएगा। और क्यू के बाद ए, सी के बाद पी और आर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
प्रश्न है, कथन बाल विकास में तंत्रिका परिपक्वता एक निश्चित आयु तक होने वाली एक स्वतः स्फूर्त जैविक प्रक्रिया है। तो ये जो है कथन सही हो जाएगा कि जो बाल विकास में जो तंत्रिका परिपक्वता है एक निश्चित आयु तक होने वाली क्या है, एक स्वतः स्फूर्त जैविक प्रक्रिया है। तो जो कथन सही हो जाएगा। कारण में दिए गए उपयुक्त और समृद्ध पर्यावरण के बिना भी तंत्रिका परिपक्वता जो है अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकती है। तो जो कारण गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये उपयुक्त और समृद्ध पर्यावरण के बिना, क्योंकि जो है ये परिपक्वता के लिए पर्यावरण मतलब जो है वातावरण हो गया और अनुवांशिकता। तो जो वातावरण अनुवांशिकता दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, उपयुक्त और जो है समृद्ध वातावरण या पर्यावरण के बिना भी तंत्रिका परिपक्वता जो है अपने उच्चतम जो है स्तर को प्राप्त कर सकती है। तो कारण गलत हो जाएगा और कथन सही है। तो किस में दी है, ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें असर्शन सही है, मतलब कथन सही है, लेकिन जो कारण है वो क्या है, गलत है। प्रश्न है, कथन शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को पूरी तरह प्रतिबंधित करती है, यह करता है। तो ये जो कथन सही हो जाएगा कि जो आरटी एक्ट 2009 है वो उसमें क्या प्रावधान है कि जो शारीरिक दंड और जो मानसिक उत्पीड़न है इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। तो जो कथन सही हो जाएगा। कारण में दिए गए है, भयमुक्त और बाल अनुकूल शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। तो जो कारण भी सही है कि जो भयमुक्त हो गया और बाल अनुकूल यदि शैक्षिक वातावरण का निर्माण कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। तो जो कारण भी सही है और एक कारण ये इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है कि जो शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न क्यों नहीं देनी चाहिए, तो इसके कारण को ये एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन की सही व्याख्या करते हैं।